This video contains explanation of topic agriculture from chapter number 2 Indian economy 1950 to 1990 from class 11th economics subject. So see, a lot is changing after the independence of India. India got independence in 1947, 15th August 1947, and at that time India was at some backward condition here just because of the colonial rule, और वी कैन से सेल्फिश कॉलोनियल रूल, कि अंग्रेज़ों के जो सेल्फिश कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन थी, क्योंकि उन्होंने इंडिया को सिर्फ क्या बनाया, एक सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और जो दूसरा जो मार्केट बना दी कि जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल था ब्रिटिश कंपनी के लिए उसे यहाँ पे आना था। तो जब कंडीशन इतनी बुरी थी तो उसके बाद में कुछ जो रिफॉर्म्स यानी एग्रीकल्चर जब हमने पढ़ा उसके अंदर, तो एग्रीकल्चर के बारे में जब हम जानते हैं उस समय पे तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो प्रोडक्शन था वो लो था, जो किसान था वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था उस समय पे। तो 1950 के बाद में कुछ रिफॉर्म्स होने शुरू हुए। जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कुछ पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी ताकि कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकें और उन रिफॉर्म की हेल्प से इम्प्रूवमेंट किया जा सके इंडिया की कंडीशन के अंदर। तो इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन से रिफॉर्म हुए थे, क्योंकि शुरुआत में एक ज़मींदारी सिस्टम भी हुआ, लोगों के पास अधिकार नहीं था अपनी ज़मीनें रखने का, एक ही इंसान के पास कई हज़ार बीघे ज़मीन होती थी, तो वो सब जो लो बने उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। तो लेट्स सी एग्रीकल्चर। द फॉलोइंग इश्यूज वर एड्रेस्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्हें ये इश्यूज क्या करने थे, मेंशन करने थे, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है लैंड रिफॉर्म। क्या पढ़ते हैं उसे, लैंड रिफॉर्म। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फीचर्ड विद ए वेरी लो प्रोडक्टिविटी। कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। वजह क्या थी, दिस वाज ड्यू टू प्रीवेलेंस ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नेमली जमींदारी सिस्टम दैट एक्सर्टेड एक्सेसिव प्रेशर ऑन द कल्टीवार्स इन द फॉर्म ऑफ हाई टैक्सेस। कि किसकी वजह से था, कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जिसे जमींदारी बोला जाता है, अब जो जमींदार्स होते थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स अप्लाई कर देते थे उन पीजेंट्स के ऊपर और उनसे एक टैक्स वसूला जाता था, फिर उसी को लगान की फॉर्म में अंग्रेज़ों को दिया जाता था। तो इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। मोरओवर द लैंड होल्डिंग वर स्मॉल इन साइज एंड स्कैटर्ड, और जो ज़मीनें थी लोगों के पास वो बहुत छोटे साइज़ में थी और अलग अलग थी, यानी किसी के पास कुछ टुकड़ों में रहता था बस बहुत। दिस ऑब्स्ट्रक्टेड द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्म टेक्निक्स। तो इससे जो मॉडर्न फार्म टेक्निक्स हैं उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया। मान लीजिए अब किसी का खेत बीच में पड़ता है तो वहाँ तक रास्ता है नहीं जाने का, तो इसलिए जो मॉडर्न फार्म टेक्निक है हम उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देयर वर एक्यूट इनइक्वलिटीज इन लैंड होल्डिंग्स, और इसके अलावा जो ज़मीनों के ऊपर कब्जा था, यानी किसी के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी और किसी के पास ज़मीनें बहुत कम थी, तो इसलिए इनइक्वलिटीज़ थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर भी, यानी लैंड के होल्डिंग में भी। Then agriculture was basically of subsistence nature, that is primarily for self consumption and to earn livelihood। कि उस समय पे जो एग्रीकल्चर था उसका बस एक सब्सिस्टेंस लेवल था, यानी सिर्फ इतना पैदा करना था कि जितना वो खा सकें अपने लिए और रख सकें आगे समय के लिए, तो उसी को सब्सिस्टेंस नेचर बोला गया। यानी उसमें से कोई बेचना नहीं था, सिर्फ इतना पैदा कर लेते थे जिससे वो अपनी आजीविका को कमा सकें बस, यानी खाने के लिए रख लेते थे उसे साल भर के लिए और फिर अगली क्रॉप तक उसी में से उन्हें प्रोड्यूस करना होता था। देन जस्ट ए ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर्स द ओनर ऑफ लैंड। और इंडिपेंडेंस के एक साल बाद बहुत सारी स्टेप्स ली गई कि जो बिचौलिए थे उन्हें हटाया जाए
और टिलर्स जो थे यानी जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, लोग थे, उन्हीं को ओनर बना दिया जाए लैंड का। The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to tillers to invest in making improvement provided sufficient capital was made available to them। और इसके पीछे जो आइडिया था कि अगर ओनरशिप हम दे रहे हैं लैंड की, तो जितने भी जो इंसेंटिव मिल रहे हैं यानी टिलर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा दिया जाए तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, और उसको इतना पैसा दिया जाता था ताकि वो अपनी जो एग्रीकल्चर है उसे बेहतर से कर सके। तो ये लैंड रिफॉर्म थे, लेकिन काफ़ी हद तक ये अभी भी यानी जो लॉज बने वो इतना बेहतर नहीं थे कि अचानक से लैंड रिफॉर्म करा दें। देन नेक्स्ट कम द पॉइंट इज लैंड सीलिंग। दूसरा पॉइंट था उसमें कि लैंड सीलिंग था, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इट मीन्स लेजिस्लेटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल में होल्ड, कि एक कानून बना दिया गया कि आपको इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रखनी है, यानी कोई भी इंसान इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता था। अब इसके पीछे क्या मोटिव्स थे? द टू मोटिव्स बिहाइंड द लैंड सीलिंग्स वर, कि ये दो मोटिव्स थे, टू प्रोमोट इक्वलिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग एंड टू मिटिगेट द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन फ्यूअर हैंड्स। कि पहला जो मोटिव था वो ये प्रमोट करना था कि जो लैंड होल्डिंग है उसकी ओनरशिप मिल सके, यानी जो आप जिस ज़मीन पे काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो सके, उस ज़मीन की ओनरशिप आ सके और उसमें इक्वलिटी हो, यानी सबके पास लगभग बराबर बराबर ज़मीन होनी चाहिए। और इसके अलावा कि किसी के पास अगर जो बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे उस ज़मीन को ले लेना था। देन द लेजिस्लेशन, लेकिन ये लेजिस्लेशन के अंदर भी क्या थे, लूप होल थे। सिर्फ जो बड़े लैंड ओनर थे उन्होंने उसे एक्सप्लॉइट किया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। कैसे यूज़ किया उन्होंने कि अपने जो क्लोज रिलेटिव्स थे उनके ज़मीनें नाम करा दी। ज़मीनें नाम कराने से क्या हुआ कि एक इंसान के नाम इतनी सारी ज़मीन नहीं मिली उसके अंदर, तो इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली फिर भी उन ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। और फिर इसके अगेंस्ट वो खड़े भी हुए हैं, जो लैंड जिसने बहुत ज़्यादा ज़मीनें कब्जा रखी थी वो इस लॉ के अगेंस्ट खड़े हुए, तो इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा समय लगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सिर्फ सक्सेसफुल हुआ केरला में और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को फॉलो किया और जो भी लैंड ओनर थे, जो टिलर थे, उनके अधिकारों को ध्यान में रख के और सक्सेसफुली इस लॉ को अप्लाई किया। देन कम्स ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा जो चेंज का पॉइंट था इंडिया के अंदर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, और इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को एक सेल्फ रिलायबल या सेल्फ सफिशिएंट बना दिया जो फूड प्रोडक्शन है उसके अंदर। वरना हमें जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था फूड के इंपोर्ट के लिए भी, जो फूड ग्रेन्स थे वो भी हम कहाँ से खरीद रहे थे, अमेरिका से खरीद रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, वहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, और बढ़ने से प्रोडक्शन के क्या हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए किसमें, ग्रेन के प्रोडक्शन में, और अब हमें उसे दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि वहाँ से ग्रेन्स आएगा तो ही हम उसे लेंगे। Then due to introduction of the use of HYV high yielding variety seeds, modern techniques and inputs such as fertilizers, irrigation facilities and subsidized credit by the government, the production of food grains increased nearly by 25% in the year 1967-68। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब कि जो कम जगह में लगाने पे प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्ड का मतलब पैदावार ज़्यादा होती है उनके अंदर। फिर मॉडर्न टेक्निक अप्लाई की। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए तो न्यूट्रिएंट्स बेहतर मिला उसमें। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती चली गई, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने उन किसानों को कुछ सब्सिडाइज रेट के ऊपर भी जो सामान दिया। सब्सिडाइज रेट का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पे किसानों को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई ऑब्जेक्ट दी जाती है या मटेरियल दिया जाता है तो सब्सिडाइज रेट है, और बाकी जो पैसा है वो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंडिविजुअल टू द कंपनी, तो उसे सब्सिडाइज बोल देते हैं। तो ये दिया। इससे क्या हुआ कि लगभग 1967-68 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था इंडिया के अंदर वो 25% इंक्रीज हो गया। देन
द सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। और इस तरह से जब फूड ग्रेन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसी को ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया। एंड दिस enabled इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। और इससे इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था अपनी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए। देन अब इसमें क्या करते हैं कि जो किसान थे उन्हें क्या करना था कि मार्केट में भी बेचना था उसको, लेकिन उससे पहले वो खुद के लिए भी रख लेते थे, या उसके फील्ड में कितना खर्च हुआ या कितना उसको फील्ड के लिए यूटिलाइज किया, उस सब को निकाल के एक वैल्यू आती थी जिसे हम मार्केट सरप्लस बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड हिज ओन फार्म कंजप्शन। ये क्या बताता है हमें, डिफरेंस बताता है कि टोटल आउटपुट कितना मिला है फार्म ने और उसका अपने फार्म का कंजप्शन कितना है। तो उन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उसे मार्केटेबल सरप्लस बोला जाता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ फार्म प्रोडक्शन दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, कि वो फार्म प्रोडक्शन जिसको हम बाजार में बेचने के लिए ऑफर कर सकते हैं अपना खर्च वगैरह निकाल के उसमें। तो मार्केट सरप्लस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू टोटल फार्म आउटपुट प्रोड्यूस बाय फार्मर, कि फार्मर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया और उसमें से कंजप्शन को माइनस कर देते हैं फार्म आउटपुट के, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केटेबल सरप्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी ग्रीन रिवोल्यूशन ने हेल्प किया इसको बढ़ाने में, इससे इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कंजप्शन यानी सेल्फ सफिशिएंसी और भी ज़्यादा बेहतर होती गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिडी, कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी किसानों को, कि ताकि उनके पास जो मटेरियल है उसकी कमी ना हो और जो एग्रीकल्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। सो सब्सिडी मीन्स अवेलिंग सम इम्पोर्टेंट इनपुट्स टू फार्मर्स एट ए कंसेशनल रेट दैट इज मच लोअर देन इट्स एक्चुअल मार्केट रेट। तो इसका मतलब है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं फार्मर के, हमें कुछ ऐसा दे देते हैं उनसे जो कंसेशनल रेट पे होता है, यानी कंसेशन देता है, कोई चीज़ 200 की है तो उसे 150 रुपये की दे देते हैं हम, और जो 50 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है, यानी एक्चुअल मार्केट रेट से उसे क्या होगा, कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, तो उसके लिए सस्ता हो जाता है किसान के लिए। तो हेल्पफुल होता है ये, किसके लिए, प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है, कि अगर उसे कम पैसे पे कोई ऑब्जेक्ट यानी फर्टिलाइज़र अगर अवेलेबल हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है, ये जो सीड है उसे सब्सिडाइज पैसे के ऊपर अवेलेबल हो रहा है, तो कम खर्च में उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प हो जाती है, तो इससे जो इम्प्रूवमेंट होगा एग्रीकल्चर का वो हो जाता है। बट व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी, की जो सब्सिडी थी उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट थे, कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स, कि ये सबसे महत्वपूर्ण था जिसके पास बहुत कम ज़मीन थी या बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी फार्मर के पास, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सब्सिडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। देन सेकेंड पॉइंट क्या किया इसने, कि कन्विंसेस फार्मर टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक, कि इसने फार्मर को कन्विंस किया कि भाई पैसा जब गवर्नमेंट दे रही है तो आप मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट कीजिए और उसे यूटिलाइज कीजिए ताकि प्रोडक्शन बेहतर हो सके। देन हेल्प इन रिड्यूसिंग रूरल इनइक्वलिटीज़, तो जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनइक्वलिटी थी, यानी ज़मींदारों के पास जो ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी या सिर्फ ज़मींदार ही उन चीज़ों को ख़रीद सकता था और एक जो कॉमन जो गरीब सा किसान था वो नहीं खरीद सकता था उन्हें, तो उसके लिए भी ये हेल्प मिला कि जो इनइक्वलिटीज़ थी वो ख़त्म की जा सके। देन इट फैसिलिटेट फार्मर्स टू अंडरटेक रिस्क, इसने क्या किया, जो फार्मर्स हैं वो रिस्क ले सके और उससे उन्हें क्या होगा, अगर रिस्क ले रहे हैं तो दोनों में पॉजिटिव भी है और निगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन अगर पॉजिटिव होता है तो उसकी हेल्प जो इम्प्रूवमेंट होता है वो किसानों की कंडीशन में ही हो जाता था। फिर कुछ लोगों ने सब्सिडी के अगेंस्ट भी रहे कि भाई सब्सिडी क्यों दी जा रही है, तो क्या बोला उन्होंने कि कैन बी एंजॉयड बाय द पोटेंशियल फार्मर्स देयर बाय रिजल्टिंग इन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डेटा नहीं है, तो जो पोटेंशियल फार्मर्स हैं वही सब्सिडी एंजॉय कर सकते हैं जिसको पता है। अब एक गरीब किसान है, अगर वो अवेयर नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं कि क्या सब्सिडी मिल रही है नहीं। आज भी यही कंडीशन है कि हम अनअवेयर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है कि जो स्कीम्स निकल रही हैं गवर्नमेंट की तो वो ज़्यादातर पहुंच भी नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि हम अनाउंस तो कर देते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, लेकिन उसका फीडबैक कभी नहीं लिया जाता है, बस सिर्फ अनाउंसमेंट 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 चलती रहती है, हमारे पास उसके फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है।
तो अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम अप्लाई कर भी रही है तो कम से कम उसका क्या होना चाहिए, एक फीडबैक हो। जो फीडबैक होता है तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहता है कि वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो क्या था कि जैसे सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने तो उसमें जो पोटेंशियल फार्मर थे उन्होंने उसे एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो इससे जो रिसोर्स थी उसका मिस एलोकेशन हुआ। फिर मैनिपुलेट द मार्केट प्राइसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट कंसेशनल रेट टू फार्मर्स दैट मे लीड टू वेस्टेज ऑफ स्केर्स रिसोर्स। अब दूसरा जो मार्केट प्राइसेस है उसका मैनिपुलेशन होना शुरू हुआ। जैसे अगर बिजली है, अगर वो सस्ते दरों पे किसानों को दे देते हैं तो वो और भी ज़्यादा उसे यूज़ करेगा, बिना वजह भी यूज़ करना शुरू कर देता है उसे। तो इससे क्या होगा कि एक जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका मिस यूटिलाइजेशन होगा। फिर क्या आर्ग्यूमेंट है कि शुड बी प्रोवाइडेड इनिशियली बट शुड बी स्टॉप्ड एट ए लेटर स्टेज आफ्टर असेसिंग द परफॉर्मेंस, कि शुरुआत में तो दी जानी चाहिए सब्सिडी लेकिन बाद में उसे रोक देनी चाहिए, क्या करके कि कुछ जो परफॉर्मेंस है उसे एक्सेस करने के बाद रोक देनी चाहिए। एंड दिस फेवर्स फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज which need not to worry about their market share and so no attempts are taken to improve the quality of fertilizer। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री थी, उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनका मार्केट शेयर क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि गवर्नमेंट को पे करना ही है पैसा। तो उन्होंने क्या किया कि जो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट करना नहीं, बंद कर दिया बिल्कुल। और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो वही जो बेकार सा फर्टिलाइज़र है उसे ही महंगे दामों पे पहुंच जाती है कंडीशन, तो इससे इम्प्रूवमेंट और बेहतर नहीं होगा। तो दीज वर फ्यू पॉइंट्स that were applied by the policy maker for improvement of agriculture in India after independence and especially during the time period of 1950 to 1990।